दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 21 अक्टूबर 2020। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। कौन सा देश राष्ट्रीय डेटाबेस में चेहरे के सत्यापन की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाला पहला देश बन गया है? तो नेशनल डेटाबेस में फेस वेरिफिकेशन की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाला पहला देश बन गया है सिंगापुर। इस सिस्टम का नाम सिंगापुर के द्वारा रखा गया है सिंग पास फेस वेरिफिकेशन। वहीं आपको ज्ञात होगा भारत नाविकों के चेहरे के बायोमेट्रिक डेटाबेस को संग्रहित करके बायोमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज जारी करने वाला पहला देश बन गया है। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं किसे हाल ही में कल्पना चावला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर बाद में जानेंगे, पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने सौर पुरस्कार जारी किए हैं। 3 श्रेणियों में जारी किया गया है। पहली श्रेणी का नाम है कल्पना चावला अवार्ड, दूसरा है विश्वेश्वरैया अवार्ड और तीसरा है दिवाकर अवार्ड। तो तीनों अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पहली बार इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने यह सौर पुरस्कार जारी किए हैं। कल्पना चावला अवार्ड उन वैज्ञानिकों को दिए जाते हैं जो सूर्य ऊर्जा सोलर एनर्जी के लिए लगातार रिसर्च करते रहते हैं। सौर ऊर्जा होता है, सॉरी। तो यह अवार्ड इस बार किसको दिया गया है? कल्पना चावला, डॉक्टर भीम सिंह को और डॉक्टर आयशा को। ठीक है, अब बात करते हैं विश्वेश्वरैया अवार्ड की। यह अवार्ड एशिया पैसिफिक रीजन में, एशिया प्रशांत रीजन में दिया गया है जापान को, यूरोपीय क्षेत्र में दिया गया है नीदरलैंड को। वहीं बात करें अब दिवाकर अवार्ड की, तो अवार्ड दिया गया है अर्पण इंस्टीट्यूट को और आरुषि इंस्टीट्यूट को। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर पेरिस में COP21 की मीटिंग में की थी। इसका उद्देश्य है 2030 तक सोलर एनर्जी के क्षेत्र में 1000 बिलियन US$ का फंड इकट्ठा करना और 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी को जनरेट करना। आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा पलावन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पलावन द्वीप स्थित है फिलीपींस में। चर्चा में क्यों रहा? फिलीपींस की सरकार ने पलावन द्वीप में तेल की खोज पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया था, इसे अब हटा दिया। इसी कारण पलावन द्वीप चर्चा में आ गया है। भारत के किस राज्य में सी प्लेन परियोजना शुरू की गई है? तो देखिए, सी प्लेन परियोजना शुरू की गई है गुजरात में। सी प्लेन परियोजना कैसी होती है आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, ये हैं सी प्लेन और इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा। तो गुजरात ने इस तरह की 5 सर्विस को शुरू करने का निर्णय लिया है। जो पहली सर्विस है वह 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन होगा और इसकी जो पहली फ्लाइट है वह कहाँ से जाएगी? साबरमती रिवर फ्रंट से टेक ऑफ करेगी और लैंड करेगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद में। ठीक है, तो यही है सी प्लेन सर्विस, इसे शुरू किया है गुजरात ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सैंट मिसाइल स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस प्रणाली का एक प्रकार है? तो स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग प्रणाली का एक प्रकार है। नाग प्रणाली की एक मिसाइल है हलीना। ठीक है, और हेलिना का ही ये उन्नत वर्जन है सैंट मिसाइल। चर्चा में क्यों है? हाल ही में इसे चांदीपुर परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया और साथ याद रखिएगा इस मिसाइल को बनाया किसने, डेवलप किसने किया है? DRDO ने। आगे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? तो यह पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अभियान शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यानी आप सिग्नल पर पहुंचेंगे तो यदि सिग्नल रेड है तो आपको अपनी गाड़ी बंद रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिग्नल पर रेड हो गया है आपको खड़े तो होना है। आप खड़े हुए हैं लेकिन इंजन को चालू किए हुए हैं, तो इससे जो गैसेस का एमिशन है वो लगातार होता रहता है। तो इस तरह की जागरूकता हमें स्वयं दिखानी चाहिए। हमें खुद ही सिग्नल पे अपनी गाड़ी बंद कर लेनी चाहिए। एक समस्या और है सिग्नल पे, जितने भी अंकल टाइप के लोग होते हैं, माफ़ करें जो अगर कोई अंकल देख रहे हो, तो वो लोग क्या करते हैं, सिग्नल पे लगातार हॉर्न बजाते रहते हैं जबकि रेड सिग्नल होता है। राइट, तो ये सब जागरूकता स्वयं से होनी चाहिए। इसके लिए किसी स्टेट को रूल्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। हमें स्वयं इतना जागरूक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा नेशन है, हमारा एनवायरनमेंट है, तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
फिलहाल आप याद रखिएगा, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली लगातार काम कर रही है पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए। अगला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत देश को 100 में से 39.7 अंकों के साथ किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को रखा गया है चौथे स्थान पर। एशिया पावर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सिडनी बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है लोवी इंस्टीट्यूट, उसी के द्वारा एशिया पावर इंडेक्स जारी किया जाता है। एशिया पैसिफिक में कौन ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और इस क्षेत्र में कौन अपनी ज़्यादा पावर रखता है, इसी आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो पहला स्थान मिला है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को, दूसरा स्थान मिला है चाइना को, तीसरा स्थान मिला है जापान को, चौथे नंबर पर है प्यारा भारत। तो भारत को अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, यानी आज ही के दिन। ठीक है, साथ ही आपको याद होगा विश्व में सबसे ज़्यादा आयोडीन का उत्पादन कौन सा देश करता है? चिली करता है। 21 अक्टूबर को आज एक और दिवस है, पुलिस स्मृति दिवस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो पहले खिलाड़ी बन गए हैं शिखर धवन। इन्होंने आईपीएल में 2 मैचों में लगातार शतक लगाया है। ठीक है, रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो 5G तकनीक का सफल परीक्षण अमेरिका में क्वालकॉम कंपनी के साथ, क्वालकॉम वेंचर के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने इसका टेस्टिंग किया है। आपको याद होगा क्वालकॉम वेंचर ने, जो कि क्वालकॉम इनकॉर्पोरेटेड कंपनी की एक आर्म है, उसने रिलायंस प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ 0.15% के स्टेक खरीदे थे। ठीक है, क्वालकॉम कंपनी कहाँ काम करती है? ये अमेरिका की ही कंपनी है और अमेरिका में ही रिलायंस जियो और क्वालकॉम कंपनी ने 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को कितने प्रतिशत या बढ़ा दिया है? तो कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है? 10% बढ़ाया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार स्वयं ये घोषणा नहीं करती है, इसको रिकमेंडेशन कौन देता है? इलेक्शन कमीशन देता है। अब हर एक राज्य में जो खर्च करने की एक्सपेंडिचर की सीमा है वो वेरी करती रहती है, जो सीलिंग रखी गई हर स्टेट के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो ये नहीं बता सकते कि कितना था और कितना अब हो गया है, लेकिन अगर आप मोटा मोटा समझें तो यूपी, बिहार, तमिलनाडु में अभी तक चुनाव में खर्च करने की सीमा थी 28 लाख। ठीक है, अब चूंकि ये 10% बढ़ गई है तो लगभग ये हो गई है 30.8 लाख रुपए। तो ये हैं आज के प्रश्न। अब देख लेते हैं वो प्रश्न जिनका जवाब आपको देना है। ठीक है, तीनों प्रश्नों का जवाब आप एक ही कमेंट में लिखिएगा। तो सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा, उसकी कमेंट को पिन किया जाएगा और उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कपिला कलाम अभियान शुरू किया गया? आपके विकल्प हैं शिक्षा मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक इम्पॉर्टेंट है। आपके विकल्प हैं दलाई लामा, प्रकाश जावड़ेकर, तेनजिंग गेताथोंग या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और आखिरी प्रश्न है, भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टेक कंटेनर सुरंग निर्माण कहाँ कर रहा है? आपके विकल्प हैं हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। अब देख लेते हैं पिछले प्रश्न जिनका जवाब हमें देना है। इन प्रश्नों का सबसे पहले सही जवाब सोनू सिंह जी ने दिया था, उनके कमेंट को पिन कर दिया गया है। तो आप भी चाहते हैं कि सोनू सिंह जी की तरह आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो आप सबसे पहले सही जवाब कमेंट करिए और तीनों प्रश्नों के जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा ताकि आपकी कमेंट को पिन किया जा सके। ठीक है, WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में किस देश का टीबी का बोझ सर्वाधिक 26% है? तो इसका उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, भारत के पहले रक्षक सहोदर का नाम जिन्होंने अपने 6 वर्षीय भाई जो कि थैलीसीमिया से पीड़ित थे उसको बचाया है, तो उनका नाम क्या है?
तो उनका नाम है काव्या। ठीक है, 1 वर्षीय है ये। IVF प्रणाली के द्वारा इनका जन्म हुआ था। देखिए, इन प्रश्नों का जवाब यदि आपको विस्तृत तौर पे चाहिए तो पिछले वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें काफ़ी अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। निम्नलिखित में से किसे हॉकी के लिए लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य अवार्ड सम्मानित किया गया? तो श्री रोमेश पठानिया जी को हॉकी के लिए लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।